हाय गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका इस नई रिवीजन वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंश्योरेंस ऑडिट। इंश्योरेंस ऑडिट कहां से शुरू होता है? बहुत ही प्यारे टॉपिक के साथ जिसका नाम है सॉल्वेंसी मार्जिन। सॉल्वेंसी यानी एसेट लायबिलिटी से ज्यादा होने चाहिए। मैंने कहा कितने 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 द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर द लायबिलिटीज बाय एटलीस्ट 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ मिनिमम कैपिटल अंडर सेक्शन 6। या मिनिमम कैपिटल कितनी है? मैंने कहा 100 करोड़। जी हां, 100 करोड़ होनी चाहिए मिनिमम कैपिटल, एक्सक्लूडिंग प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इन द फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। बिल्कुल सही कहा आपने। सेक्शन आएगा 64VA, जो मैं निकम्मा भूल गया आपको बताना। 64VA कहता है 50% होनी चाहिए, बट आईसीआई है समझदार, आईसीआई है अल्ट्रा समझदार। एक तरफ कह रहा है 50% 64VA में, दूसरी तरफ लिख देता है 150%। तो हम भी दैट इज करके 150% लिख के आ जाएंगे, हमको कोई टेंशन की बात नहीं है। बट अगर आपने एमसीक्यू करे होंगे, अगर आपने एमसीक्यू बुकलेट से एमसीक्यू करे होंगे, तो वो सीधा 100 करोड़ पे 50% लगा देते हैं। वो सीधा 100 करोड़ पे 50% लगा देते हैं और आंसर में लिख देते हैं 50 करोड़। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान में रख के चलना, आप इस तरीके से इसको ध्यान में रख के चलना। सर अगर किसी कंपनी ने निकम्मापना किया, उसने ये सॉल्वेंसी मार्जिन मेंटेन ही नहीं किया, सॉल्वेंसी मार्जिन मेंटेन ही नहीं किया, तो उस कंपनी का क्या करेंगे? अरे वो प्लान देगी और समझाएगी कैसे वो अपने आप को इंप्रूव करेगी। तो हम भी चेक करेंगे उसका प्लान, हम भी उसका फाइनेंशियल प्लान चेक करेंगे, और अगर हमको प्लान इनएडिक्वेट लगा तो हम मॉडिफाई कराएंगे। सर हम मतलब कौन है? यहां पे हम का मतलब है अथॉरिटी। अथॉरिटी यानी IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। वो ये प्लान चेक करेगी और उसको इनएडिक्वेट लगा तो प्लान को मॉडिफाई कराएगी। और एक बात बताओ, अगर कोई कंपनी ये सॉल्वेंसी मार्जिन फिर भी मेंटेन नहीं करती तो क्या करेंगे? सर फिर भी मेंटेन नहीं करती तो उसको हम इंसॉल्वेंट मान लेंगे, उसको हम इंसॉल्वेंट मान लेंगे, एंड इट विल बी वाउंड अप बाय द कोर्ट ऑन एप्लीकेशन मेड बाय द अथॉरिटी। इसके लिए हर कंपनी को जरूरी है कि वो सेक्शन 64B के हिसाब से सबमिट करे स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स का स्टेटमेंट क्या है? फॉर्म IRDA एसेट्स A, लायबिलिटीज का क्या है? HG, एंड सॉल्वेंसी मार्जिन का है KG। तो जैसे आप बचपन में नर्सरी KG में घूमते रहते थे लॉलीपॉप खाते खाते, वही HG KG की बात यहां कर रखी है। फिर अगला सेक्शन आया 64BB। इसने तो बस छोटी सी बात बोली, नो रिस्क टू बी प्रिज्यूम्ड। हम कोई रिस्क प्रिज्यूम नहीं करेंगे until unless हमने प्रीमियम रिसीव कर लिया। यानी जब तक इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम नहीं मिल जाता, उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है आपका रिस्क उठाने की। तो ये सेक्शन 64BB ने हमको बताया था। फिर हमने बात करी अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर की। जो भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है या एनसी इंश्योरेंस कंपनी है जिनको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मान ले या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है, उनका ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? तो मैंने कहा जैसे बाकी गवर्नमेंट कंपनीज में होता है, यहां पे भी C&AG अपॉइंट करेगा। सर एग्जांपल बताओ ऐसी इंश्योरेंस कंपनी की। तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, इन सबका ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? मैंने कहा C&AG। एज एन ऑडिटर में कितनी इंश्योरेंस कंपनीज को ऑडिट कर सकता हूं? मैंने कहा 3। इन 3 का रेशियो क्या होता है? जल्दी से बताओ, इन 3 का रेशियो क्या होता है? सारे बच्चे मुझे फटाफट बताओ, इन 3 का रेशियो क्या होता है जो इंश्योरेंस कंपनीज में ऑडिट कर सकता हूं? उन 3 में मैं क्या रेशियो लेके चलूंगा? फटाफट सारे बच्चे मुझे बताएंगे। व्हाट इज द रेशियो आई नीड टू मेंटेन? जल्दी से बताओ, जो हमने क्लास में डिस्कस किया था। फटाफट सारे बच्चे बताओ मुझे। 2:1। वेरी वेरी गुड। सर 2:1 का क्या मतलब है? बताओ जरा। 2:1 का मतलब है 2 लाइफ 1 जनरल, 2 जनरल 1 लाइफ। इस तरीके से हम रेशियो मेंटेन करके चलेंगे। सर आपने बोला गवर्नमेंट वाली के केस में C&AG करेगा, बाकियों के केस में? मैंने कहा बाकियों के केस में जैसे बाकी कंपनीज के केस में होता है वैसे ही होगा। जो AGM होगी उसमें मेंबर्स अपॉइंट करेंगे। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द कंटेंट्स ऑफ मैनेजमेंट रिपोर्ट। इसमें क्या क्या आता है? तो वो बोलता है जो इंडिया में प्रीमियम लिया वो हमने इंडिया के बाहर इन्वेस्ट नहीं किया, हमने सॉल्वेंसी मार्जिन मेंटेन करके चला है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न, स्टैट्यूटरी ड्यूज, इसकी बातें करता है और ये बताता है कि हमारी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आज भी वैलिड है। ज्वाइंट ऑडिट भी होगा हमारा ऑडिटर के केस में। अब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के केस में सबसे पहले एक्चुअरियल प्रोसेस की बात करते हैं। एक्चुअरियल प्रोसेस का काम है एनालाइज करना, मैंने कहा किसको? डेटा को, और इसको बोला जाता है कैलकुलेटिंग एंड मॉडलिंग हब ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। ये सारे काम करता है फ्रॉम प्राइसिंग डिसीजंस टू पॉलिसी वैल्यूएशन। ऑडिटर का क्या रोल है? ऑडिटर का रोल यही है कि जो भी इंश्योरेंस लायबिलिटीज है दे शुड बी ड्यूली सर्टिफाइड बाय एन एक्चुअरी। वो एक्चुअरी सर्टिफाई करेगा। हमको क्या करना है? हमको कोई डिटेल्ड ऑडिट प्रोसीजर्स नहीं करने, बट हम सर्टिफिकेट पे बस रिलाय करके चलेंगे और एक्चुअली से डिस्कस कर सकते हैं उसने क्या अजम्पशंस लिए हैं, उसने क्या प्रोसेस फॉलो किया है इसका सर्टिफिकेट इशू करते वक्त। एक्चुअरियल डिपार्टमेंट का काम क्या है? एक्चुअरियल डिपार्टमेंट का काम क्या है? सर इसके काम है बड़े सिंपल। ये करेगा प्लानिंग, मैनेजमेंट और
डेवलपमेंट मैनेज, ये करता है डेवलपमेंट, प्लानिंग और मैनेजमेंट। सर डेवलपमेंट का मतलब है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मॉडल डेवलपमेंट। प्लानिंग का क्या मतलब है, बिजनेस प्लानिंग करता है। सर मैनेजमेंट का क्या मतलब है, सॉल्वेंसी मैनेजमेंट करेगा, और मैनेजमेंट की जो भी रिपोर्टिंग होती है, MIS की रिपोर्टिंग होती है, सारा काम ये देखता है। फिर एक और बात बताओ, फ्री लुक कैंसिलेशन वाला पॉइंट क्या था। सर फ्री लुक कैंसिलेशन आपको सिंपल सी बात कहता है, इंश्योरेंस कंपनी अगर आपको इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट इशू करती है तो उसको आपको देखने परखने के लिए 15 दिन दिए जाते हैं। यानी 15 दिन के अंदर अंदर अगर आप चाहो तो आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हो और आपको आपका प्रीमियम अमाउंट रिफंड हो जाएगा। बट उसमें से 2 डिडक्शन होंगी। मैंने कहा क्या, उस पीरियड के लिए जो उसने आपने रिस्क कवर किया वो रिस्क प्रीमियम आपका रिड्यूस हो जाएगा, प्लस 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 जो भी अगर मेडिकल चार्जेस उन्होंने कुछ करे हैं इनकर, तो वो भी आपके रिड्यूस हो जाएंगे। तो हमारा एज एन ऑडिटर एक काम क्या है सर, हम चेक करें जो फ्री लुक कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट है वो 15 दिन में आ गई थी, प्लस हमारे सिग्नेचर, जिस बंदे ने वो कैंसिलेशन रिक्वेस्ट करी है हम उसका सिग्नेचर चेक करेंगे, एंड दैट रिक्वेस्ट शुड बी प्रोसेस्ड विद इन द टर्न अराउंड टाइम डिफाइंड बाय द इंश्योरर। जो टर्न अराउंड टाइम डिफाइंड है उसमें इंश्योर हो जानी चाहिए। और मेन काम तो हम भूल नहीं सकते, अकाउंटिंग एंट्रीज भी चेक करके चलेंगे। इज द फ्री लुक कैंसिलेशन पार्ट क्लियर? यस सर क्लियर है। पॉलिसी लैप्स एंड रिवाइवल की बात करते हैं। पॉलिसी लैप्स एंड रिवाइवल बड़ा सिंपल पॉइंट है। ये कहता है कि जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम है आपने ड्यू डेट पे करके चलना है। अगर ड्यू डेट पे नहीं करोगे तो इंश्योरेंस कंपनी को पता है कि आप ड्यू डेट पे नहीं करोगे तो वो आपको 15 से 30 दिन देते हैं। सर ये 15 से 30 दिन का पीरियड को क्या बोलते हैं? मैंने कहा ग्रेस पीरियड। तो अगर आपने ग्रेस पीरियड में भी प्रीमियम पे कर दिया तो मान लिया जाएगा कि आपने ड्यू डेट पे प्रीमियम पे कर दिया। वाह सर क्या बढ़िया स्कीम है। तो अब इस केस में हमको ध्यान रखना है कि अगर आप ग्रेस पीरियड में भी पेमेंट नहीं करते, इतने बड़े निकम्मे हैं आप, इतने बड़े निकम्मे हैं आप कि आप ग्रेस पीरियड में भी पे नहीं करते, तो इन्होंने बोला कोई दिक्कत की बात नहीं, आपकी पॉलिसी हम रद्द कर देंगे। और जैसे ही आपकी पॉलिसी कैंसिल हो जाएगी, इस केस में कैंसिल नहीं, हम वर्ड यूज करते हैं लैप्स। इस केस में अगर लैप्स हो जाएगी तो 3 पार्टी अफेक्ट होंगी। मैंने कहा कौन कौन? पॉलिसी होल्डर, कंपनी जो इंश्योरेंस कंपनी है, एंड जो एजेंट है। पॉलिसी होल्डर कैसे अफेक्ट होगा? उसको अब इंश्योरेंस प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। कंपनी को क्यों अफेक्ट होगा? कंपनी को प्रीमियम नहीं मिलेगा। और बेचारा एजेंट जो कमीशन खा खा के मजे उड़ा रहा था उसकी अब कमीशन रुक जाएगी। क्या इंश्योरेंस कंपनी अलाउ करती है कि आप आउटस्टैंडिंग प्रीमियम पे करके अपनी पॉलिसी को रिवाइव करा लो? द आंसर इज यस, इट मे बी रिवाइव ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम। बट याद रखना कुछ कंपनीज हैं जो कहती है 5 साल के अंदर अंदर अगर आपने रिवाइवल नहीं कराया तो हम रिवाइव नहीं करेंगे, बिकॉज जनरली उस केस में माना जाता है इफ यू टेक अ न्यू पॉलिसी इट इज बेटर एज द आउटस्टैंडिंग प्रीमियम्स आर टू मच। जो आउटस्टैंडिंग प्रीमियम होते हैं वो टू हैवी हो जाते हैं, जो वो है टू हैवी हो जाते हैं, तो वो कहते हैं कि आप बेटर है नई पॉलिसी ले लो। इसमें हमारा एज एन ऑडिटर काम क्या है कि हम देखें इंश्योरेंस कंपनी ड्यू डेट्स को प्रॉपर्ली मॉनिटर करती है। जब भी इंश्योरेंस कंपनी ने कोई पॉलिसी रिवाइव करी है, जो भी कोई इंश्योरेंस कंपनी ने पॉलिसी रिवाइव करी है उसको आउटस्टैंडिंग अरियर्स मिल गए थे, प्रॉपर एप्लीकेशन मिल गई थी, तभी उसने रिवाइव करी है। क्या पॉलिसी को हम सरेंडर कर सकते हैं? यस, 3 साल के बाद, 3 साल के बाद आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हो। और याद रखना आप जीवित होने चाहिए। अगर आपको पॉलिसी सरेंडर करनी चाहिए यू शुड बी अलाइव टू सरेंडर दैट पॉलिसी। सर इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताओ, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताओ। तो मैंने कहा इन्वेस्टमेंट्स के बारे में तो बड़े सिंपल पॉइंट्स थे, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में तो बड़े सिंपल पॉइंट थे। सबसे पहले सोडी फिर सोपी। सर सोडी मतलब प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज बिटवीन फ्रंट, मिड एंड बैक ऑफिस। सोपी मतलब प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। और इसके बारे में बताओ। मैंने कहा कोई इन्वेस्टमेंट कमेटी होगी जो उसका ख्याल रखती होगी, तो इन्वेस्टमेंट कमेटी का स्कोप, मिनट्स, ये सब देख के चलेंगे। फिर मैंने आपको पॉलिसी के बारे में बताया था, हम चेक करेंगे इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। एंड एक बात और सर क्या इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग पॉलिसी चेक करके चलेंगे। और मैंने बोला था कि कुछ कंट्रोल्स होने चाहिए। द आंसर इज यस, आपने कंट्रोल्स की बात की थी। मैंने कहा कंट्रोल्स में क्या बात हुई थी? कंट्रोल्स रिगार्डिंग द पर्सनल डीलिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग एंड फ्रंट रनिंग। सारे बच्चे बताओ, आर यू एबल टू रिकलेक्ट दीज पॉइंट्स? क्या आपको ये पॉइंट्स रिकलेक्ट हो रहे हैं या नहीं? फटाफट टेल मी, कम ऑन बताओ, क्या ये पॉइंट्स रिकलेक्ट हो रहे हैं कि नहीं? जल्दी बताएंगे सारे बच्चे मुझे। आगे आगे भागे, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। चलो जी, अब एफआर रिवाइज कर लेते हैं। तो ब्रेक से पहले आई थिंक यही सब डिस्कस किया था। उस दिन जब हम क्लास कर रहे थे, मुझे फीलिंग भी आ रही है कि क्लास में जब हम डिस्कस कर रहे थे यहां पे हमने ब्रेक ले लिया था। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी यहां पे ब्रेक लिया था। तो देखो ब्रेक तक तो हमारा कवर भी हो गया। सबसे पहले बात करते हैं लिस्टेड अनलिस्टेड की। लिस्टेड और अनलिस्टेड की बात कर लेते हैं। वेरी गुड, यस सर, एबल टू कलेक्ट, वेरी वेरी गुड। चलो जी, अब बात करते हैं लिस्टेड और अनलिस्टेड की। तो 2 तरह की सिक्योरिटी होती है, एक तो होती है लिस्टेड एंड फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड, एंड एक होती है अनलिस्टेड एंड लिस्टेड प्लस लेस फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड। फिर से सुनना, 2 तरह की एंटिटीज होती है। कौन सी होती है? 2 तरह की सिक्योरिटीज होती है। एक तो होती है जो लिस्टेड है प्लस वो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड होती है, एंड नेक्स्ट वाली कौन सी होती है? अनलिस्टेड प्लस
लिस्टेड, मैंने कहा लिस्टेड कौन सी, जो लेस फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड होती है। तो लिस्ट, अगर मैं बात करूं लिस्टेड एंड फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड की, तो उनको हम हमेशा फेयर वैल्यू पे लेके चलेंगे। सर फेयर वैल्यू का क्या मतलब है, अगर दो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडेड है तो जो लोएस्ट वैल्यू होगी उसको हम फेयर वैल्यू मान लेंगे, जो भी इंक्रीज होगा इन द वैल्यू वो कहां जाएगा, मैंने कहा फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट में। फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट में जो बैलेंस है, क्या उससे हम बोनस इशू कर सकते हैं? द आंसर इज यस, इट कैन बी यूज्ड टू डिक्लेयर बोनस टू द पॉलिसी होल्डर एक्सेप्ट फॉर द अमाउंट जो अथॉरिटी के डायरेक्शंस के हिसाब से होगी, हम उसके अलावा कोई चीज नहीं करेंगे। जब हम सेल कर लेते तो क्या फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट में बैलेंस जो पड़ा रहेगा वो वहीं पड़ा रहेगा? मैंने कहा नहीं, इट विल बी रिसाइकल टू द पीएनएल अकाउंट, उसको पीएनएल में रिसाइकल करके ले जाएंगे। तो यही जो आप अपने एफआर में करते हो वही बातें यहां पे लिख रखी थी। और एक बात और बताओ, अगर आपके फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट में कोई डेबिट बैलेंस है तो उसका क्या करोगे? सर उसको रिड्यूस करेंगे व्हाइल डिक्लेयरिंग डिविडेंड्स टू द शेयर होल्डर्स। तो जब भी हम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तो डेबिट बैलेंस को रिड्यूस करेंगे। सर इंपेयरमेंट के बारे में बताओ, हर बैलेंस शीट डेट पे इंपेयरमेंट असेस होगी, हर बैलेंस शीट डेट पे इंपेयरमेंट असेस होगी, और जो भी इंपेयरमेंट लॉस होगा हम पीएनएल और रेवेन्यू में बुक करेंगे। पीएनएल और रेवेन्यू में बुक करेंगे, मैंने कहा कितना, जितना इंपेयरमेंट लॉस है माइनस जो इंपेयरमेंट लॉस ऑलरेडी बुक कर चुके हैं, उसके बाद जो बैलेंस आएगा उतना हम पीएनएल में बुक करेंगे। और अगर कोई रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस होगा तो वो भी रेवेन्यू और पीएनएल में जाएगा। अब बात कर लेते हैं अनलिस्टेड इक्विटी सिक्योरिटीज की एंड उनलिस्टेड सिक्योरिटीज की विच आर नॉट रेगुलरली ट्रेडेड। इनको आप हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे करोगे, इनको आप हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट वैल्यू बेसिस पे करोगे। बिल्कुल सही बताया आपने, एग्जांपल 100 माइनस 80/20 जैसे हमने क्लास में डिस्कस किया था, वही की वही बात आपने यहां पे लिखी है। वेरी वेरी गुड। तो जो भी आपकी ये बात होगी, जो भी आपकी बात होगी हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे होगी। सर हिस्टोरिकल कॉस्ट पे यानी कल को जाके इंपेयरमेंट होगा तो इंपेयरमेंट में भी हम पीएनएल में बुक करके चलेंगे। तो प्रोविजन विल बी मेड फॉर द डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो भी डिमिन्यूशन होगा उसके लिए हम प्रोविजन बना के चलेंगे। एंड प्रोविजन के रिवर्सल को कैसे करेंगे? मैंने कहा जैसे इंड AS 36 में हम करते हैं, जैसे इंड AS 36 में करते हैं। याद रखना, अगर आप रिवर्सल कर रहे हो तो इतना ज्यादा रिवर्सल मत कर देना कि वो आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट को ही एक्सीड कर जाए, वो आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट को एक्सीड कर जाए, इससे ज्यादा रिवर्सल आप नहीं कर सकते। आई होप दीस पॉइंट्स आर क्लियर। यस सर, दीस पॉइंट्स आर क्लियर। आगे बढ़ते, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में हमने कहा था ये इंड AS 40 जैसा ही है, ये इंड AS 40 जैसा ही है, यानी हमने कॉस्ट बेसिस पे ही चलना है। बट इसमें एक अटपटी बात कर दी। सर अटपटी बात क्या कर दी? रिवैल्यूएशन एटलीस्ट वंस इन 3 इयर्स, 3 साल में एक बार रिवैल्यूएशन होगा। तो मैंने कहा फिर ठीक है, आप इसको पीपी वाले तरीके से ही करो, यानी कोई भी इंक्रीज होगा तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाल देना। जब एक्चुअल सेल होगी तो रिवैल्यूएशन रिजर्व से जब एक्चुअल सेल होगी इट विल बी रिसाइकल टू द रेवेन्यू अकाउंट, फिर हम इसको रेवेन्यू अकाउंट में ले जाएंगे। जो इंपेयरमेंट होगी बैलेंस शीट डेट पे असेस करके चलेंगे। और बताओ, जो भी बेसिस फॉर रिवैल्यूएशन होगा इट विल बी डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स टू अकाउंट्स। कोई भी इंपेयरमेंट लॉस होगा इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द एज एन एक्सपेंस अनलेस इट इज कैरीड एट रिवैल्यूड अमाउंट। सर इसका क्या मतलब है? अगर मेरे एसेट में कोई इंपेयरमेंट हुआ है और मैं पहले उसको रिवैल्यू कर चुका हूं अपवर्ड, तो पहले जो बैलेंस होगा इट विल बी डेबिटेड फ्रॉम द रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर जो पैसा बचेगा, फिर जो बैलेंस बचेगा, देन इट विल बी बुक्ड एज एन एक्सपेंस इन द रेवेन्यू और पीएनएल अकाउंट, जैसा इंड AS 16 में होता है, जैसा इंड AS 16 में होता है वही की वही बात यहां पे लिख रखी है। राइट सर। So any impairment loss shall be treated as a revaluation decrease of that asset, and if that impairment loss exceeds the revaluation reserve, यानी revaluation reserve से ज्यादा हो गया impairment loss, कहां लेके जाएंगे? मैंने कहा रेवेन्यू और पीएनएल अकाउंट वहां लेके जाएंगे। डेट सिक्योरिटीज कैसे जाएगी? मैंने कहा अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड, जो आपका इंड AS 109 है, जो आपका इंड AS 109 का अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड है, वैसे डेट सिक्योरिटीज होंगी। सारे बच्चे बताओ क्या यहां तक आपको क्लियर है? फटाफट बताओ, कम ऑन टेल मी, इज इट क्लियर टिल नाउ? यहां तक एकदम क्लियर है, बढ़िया तरीके से। आई थिंक सारी रिवीजन हो गई। अब हम प्रीमियम की तरफ आगे बढ़ते हैं। बताइए सर। राइट, ये तो पूरी एफआर की रिवीजन थी। लास्ट के जो 2 टॉपिक्स थे ये तो प्रॉपर एफआर की ही रिवीजन थी। राइट सर, क्लियर है। चलो जी, अब बात करते हैं ऑडिट ऑफ प्रीमियम की। सारे बच्चे बिना देखे जल्दी से बताओ क्या क्या पॉइंट्स थे। बिना देखे जल्दी से बताओ क्या क्या पॉइंट्स थे। आपको खुद को रिकलेक्ट होने चाहिए, मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, मेरे बताने से कुछ नहीं होगा। एग्जाम आपने खुद बैठ के देना है। आप मुझे बताओ ऑडिट ऑफ प्रीमियम में आपने क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस करे थे। देखते किस किस बच्चे को कितने पॉइंट्स याद आते हैं। जल्दी से बताओ, आप बताओ क्या क्या पॉइंट्स याद आ रहे हैं, फटाफट बताओ। कलेक्शन ऑफ प्रीमियम, वेरी गुड। और बताओ
कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम, वेरी गुड। कलेक्शन में आपने बोला सेपरेट बैंक अकाउंट में आना चाहिए, क्या बात है, डेली रिकंसिलिएशन होनी चाहिए, कलेक्शन शुड बी डिपॉजिटेड ऑन टाइमली बेसिस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और बताओ और बताओ और बताओ, कलेक्शन से पहले क्या करेंगे, कैलकुलेट भी तो करेंगे कि प्रीमियम ठीक से कैलकुलेट होना चाहिए, राइट राइट, प्रीमियम ठीक से कैलकुलेट होना चाहिए। और बताओ, कलेक्शन हो गया, कैलकुलेशन हो गया, उसके बाद हमने जो कलेक्शन किया उसको क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, जल्दी से बताओ। कैलकुलेशन, कलेक्शन, रिकॉग्निशन, वेरी गुड, रिकॉग्निशन करेंगे ऑफ रेवेन्यू एंड कुछ अमाउंट रिकॉग्नाइज हो जाएगा इस रेवेन्यू एंड कुछ अमाउंट कहां जाएगा सर, एडवांस प्रीमियम में, राइट। कैलकुलेशन, कलेक्शन, रिकॉग्निशन, आगे 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 आगे। रिकॉग्निशन के बाद क्या, रिकॉग्निशन का अगला स्टेप क्या था, रिकॉग्निशन ऑफ इनकम के बाद, गुड। रिकॉग्निशन ऑफ इनकम में हम चेक करेंगे करेक्ट एलोकेशन होनी चाहिए, इशूड पॉलिसीज के हिसाब से होना चाहिए, नॉट ऑन द अंडरराइटिंग डेट्स, रिकंसिलेशन होनी चाहिए। एंड देन हम आखिरी में क्या करेंगे सर, एडवांस के बाद हम प्रीमियम फिगर्स को रिपोर्ट करेंगे टू IRDA और मैनेजमेंट एंड देन हमारा अदर एरियाज वाला पॉइंट आ जाएगा, राइट। तो एक बार मैं फटाफट करा देता हूं क्या क्या पॉइंट्स है सर। सबसे पहले तो प्रीमियम शुड बी प्रॉपर्ली कैलकुलेटेड, हम कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम देखेंगे अकाउंटिंग सिस्टम के हिसाब से, हर प्रीमियम मोड के लिए ठीक से कैलकुलेशन होनी चाहिए। फिर जो प्रीमियम कलेक्ट करेंगे उसको सेपरेट बैंक अकाउंट में डाला जाएगा, हमारे बैंक अकाउंट में नहीं जाएगा, नॉर्मल बैंक अकाउंट में नहीं जाएगा, सेपरेट बैंक अकाउंट में जाएगा, टाइमली बेसिस पे चला जाना चाहिए एंड और क्या होना चाहिए, डेली रिकंसिलिएशन होनी चाहिए। फिर मैंने बोला था कि कुछ पैसा हम रिकॉग्नाइज करेंगे एज इनकम और कुछ एडवांस प्रीमियम में जाएगा, तो जो इनकम रिकॉग्नाइज होगी वो होगी ऑन द बेसिस ऑफ इशूड पॉलिसी, नॉट ऑन द अंडरराइटिंग डेट्स, करेक्टली एलोकेट होगा टू ऑल कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिसी, प्लस रिकंसिलिएशन होनी चाहिए, प्लस रिकंसिलिएशन हमारी बनती रहनी चाहिए। एडवांस प्रीमियम के केस में था कि हमारे जो सिस्टम होना चाहिए उसको समझ आना चाहिए कौन सा प्रीमियम इनकम है, कौन सा एडवांस प्रीमियम है, और जब हमारी ड्यू डेट्स आ जाए तो वो एडवांस प्रीमियम को इनकम रिकॉग्नाइज कर ले। ये एडवांस प्रीमियम का केस था। प्रीमियम की फिगर्स किसको बतानी है, मैंने कहा मैनेजमेंट को बतानी है, जो हमारी MIS की रिपोर्ट्स जाती हैं उसमें हम मैनेजमेंट को बताएंगे एंड इसमें हमको और ज्यादा कुछ देखने वाली चीज नहीं थी। अदर एरियाज में क्या आते हैं सर, SOP, SOD और हमने बात करी थी DA मैट्रिक्स की। SOP मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस होना चाहिए जो हम कंपनीज ने लगा रखा होना चाहिए। सर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज में हमने क्या बोला था कि प्रीमियम रिकॉग्निशन एंड रिफंड दोनों इंडिपेंडेंट प्रोसेस होंगे, तो अलग अलग लोग ये काम करेंगे। एंड अगली बात हमने डिस्कस करी थी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मैट्रिक्स को यहां पे हम चेक करके चलेंगे, राइट सर। अब बात करते हैं क्लेम्स की, अब बात करते हैं क्लेम्स की। क्लेम्स इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के केस में हमने क्लेम्स की बात की थी, नॉट दैट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बट स्टिल इट कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम। तो हमने कहा 5 पॉइंट को एक बार कंसीडर करके चलते, क्या क्या है। तो स्टैंडर्ड पॉलिसी डॉक्यूमेंट टेम्पलेट से हमको पता चलेगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आने चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रिक्वायर्ड है, और जो भी क्लेम्स आएंगे उनके लिए प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही। जो क्लेम्स आएंगे उनको सिस्टम में भी एंटर करेंगे, मैंने कहा बिल्कुल सही। कोई क्लेम अगर रिजेक्ट किया है तो उसके बारे में रीजन बता दो क्यों रिजेक्ट किया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एप्रोप्रिएट केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आ जाने चाहिए। एंड अगर एप्रोप्रिएट केवाईसी डॉक्यूमेंट्स नहीं आए तो 15 दिन के अंदर अंदर आप सामने वाले को बताओगे कि उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है, उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है, तो ये बात आपको बता के चलनी पड़ेगी। तो जस्ट रीड थ्रू दीज पॉइंट्स, इफ आस्क्ड यू कैन राइट समथिंग इन द एग्जाम, राइट सर, राइट सर। 15 दिन वाली बात बस ध्यान रखना, ठीक है। कमीशन पेबल टू एजेंट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे सर। कमीशन पेबल टू एजेंट मतलब जो भी हमारी इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है कौन बिकवाता है, एजेंट बिकवाता है। तो एजेंट क्या डिजर्व करता है, कमीशन डिजर्व करता है। तो मैंने कहा इसमें हमको ये चेक करना है कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। कैलकुलेशन के बाद हम पेमेंट चेक करेंगे, जो पेमेंट होगी दे शुड बी इन सिंक विद द प्रीमियम कलेक्शन सिस्टम, यानी इधर से प्रीमियम कलेक्ट होगा उधर से पेमेंट रिलीज हो जाएगी। तो कमीशन पेमेंट सिस्टम शुड बी इन सिंक विद द प्रीमियम कलेक्शन सिस्टम। मेक श्योर दैट द प्रीमियम इज पेड विद इन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय IRDI, यानी जो IRDI की लिमिट्स हैं उसके हिसाब से ही हमारा कमीशन पेमेंट होनी चाहिए। एंड इसकी कंप्लीटनेस चेक करेंगे। तो 4 पॉइंट्स क्या क्या हो गए, सबसे पहले तो कैलकुलेशन चेक करेंगे, फिर इसकी पेमेंट चेक करेंगे, पेमेंट शुड बी विद इन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय IRDI एंड कंप्लीटनेस चेक करके चलेंगे, कंप्लीटनेस चेक करके चलेंगे। यही 4 पॉइंट हमको इसमें ध्यान रखना है। फिर से एक बार रिवाइज करा दो सर। मैंने कहा पहला पॉइंट क्या था सर, पहला पॉइंट था कमीशन की हमको क्या चेक करनी है। मैंने कहा सबसे पहले कमीशन की कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। दूसरी बात, कमीशन का पेमेंट कैसे होना चाहिए। मैंने कहा कमीशन पेमेंट सिस्टम शुड बी इन सिंक विद द प्रीमियम कलेक्शन सिस्टम। इधर से प्रीमियम कलेक्ट हुआ, उधर से हमने कमीशन पे कर दिया। सर भरतनाट्यम की तरह, मैंने कहा एक बार फिर से करते हैं। इधर से प्रीमियम कलेक्ट हुआ, उधर से पेमेंट कर दिया। तो मैंने कहा ये आपने बस स्टेप करके दिखाना है एग्जाम हॉल में और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो कमीशन पेमेंट सिस्टम शुड बी इन सिंक विद द प्रीमियम कलेक्शन सिस्टम। कमीशन शुड बी पेड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। एंड लास्ट में आपने इसकी कंप्लीटनेस चेक
करके चलनी है। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बारे में तो पॉइंट की आप बात ही मत करो, इतने इजी पॉइंट्स है। मैंने कहा कैसे कैसे, जो भी मेजर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है यानी 5 लाख, मुझे ना इसका नाम सुनते ही 5 लाख याद आता है। मेजर एक्सपेंसेस है जो कि है 5 लाख और इन एक्सेस ऑफ 1% ऑफ द नेट प्रीमियम विच एवर इज हायर, उनको आपको अलग से दिखाना पड़ेगा। मैंने कहा और बताओ, जो भी मेजर एक्सपेंसेस है उनको एग्रीगेट करेंगे फिर अपोर्शन करेंगे। पहले एग्रीगेट करेंगे फिर अपोर्शन करेंगे। जो अपोर्शनमेंट की पॉलिसी होगी वो हमारी डिस्क्लोज्ड होनी चाहिए नोट्स टू अकाउंट्स में। सर ये अपोर्शनमेंट के बेसिस क्या होंगे? पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, लिंक्ड, नॉन लिंक्ड, जो हमने प्रॉपर डिस्कशन की थी वही हमको यहां पे लिखनी है। और अगर कोई एक्सपेंस कवर्ड नहीं है 14 हेड्स में, तो मैंने कहा उसको बोलो भाड़ में जाए। ठीक है, जो एक्सपेंस कवर्ड नहीं है 14 हेड्स में, मैंने कहा उसको बोलो भाड़ में, जैसे भाड़ में जाए मतलब अदर्स में डाल देंगे, काम खत्म। दिस इज ऑल अबाउट द ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, एग्जाम में आ जाएगा तो फ्री के नंबर है। एम्प्लॉय रिम्यूनरेशन एंड वेलफेयर बेनिफिट्स, जो हमने केबीसी की गेम खेली थी वही बात यहां पे लिख रखी है। अगर हम एम्प्लॉयज को कोई भी पैसा देंगे, कोई भी पैसा देंगे, तो वो एम्प्लॉय रिम्यूनरेशन एंड वेलफेयर बेनिफिट्स में आएगा, इंक्लूडिंग अगर आपके एम्प्लॉय ने आपको पॉलिसी सेल करके दी है, आपके एम्प्लॉय ने आपको पॉलिसी सेल करके दी है और आप उस एम्प्लॉय को कोई इंसेंटिव पे कर रहे हो फॉर सेलिंग दैट पॉलिसी, वो भी इसी हेड में आएगा, वो भी इसी हेड में आएगा, वो कमीशन का पार्ट नहीं बनेगा। एक बार जस्ट इन पॉइंट्स को रीड कर लेना और कुछ करने की जरूरत नहीं है, इट विल हेल्प यू इन योर एमसीक्यूज। जल्दी से बताओ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वाले पॉइंट्स क्लियर हैं कि नहीं? जल्दी से बताओ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वाले पॉइंट्स रिवाइज हो गए कि नहीं? सो लाइफ इंश्योरेंस तो हमने फटाफट बढ़िया तरीके से रिवाइज कर ही लिया, राइट? नॉन ट्रेनिंग वाला आपने पॉइंट हाईलाइट कराया था, यस, नॉन ट्रेनिंग एक्सपेंसेस हैव टू बी शोन सेपरेटली। यस सर, क्लियर, ग्रेट। चले जी आगे, होने वाला बस इंश्योरेंस भी टाटा बाय बाय हो जाएगा। अब तुम फिर याद करोगे इंश्योरेंस कितना बढ़िया चैप्टर था, बेचारा चला गया। चलो डन सर, बढ़ो बढ़ो आगे बढ़ो। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस। सर जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में सबसे पहले प्रीमियम की बात कर लेते हैं। प्रीमियम के केस में हमको क्या क्या बातें याद आती हैं? सबसे पहले आएगा इंटरनल कंट्रोल्स। इंटरनल कंट्रोल्स की बात करेंगे। इसमें तो याद है मैंने तुमको A1 A2 A3 बना के दिखाए थे, याद है? A1 A2 A3 बना के दिखाए थे सर, हाँ A1 A2 A3 बना के दिखाए थे। इंटरनल कंट्रोल्स की बात करेंगे, प्लस प्रीमियम की बात करेंगे। जो भी प्रीमियम रिकॉग्नाइज होगा एज इनकम फॉर ए रिस्क इंसेप्टिंग ड्यूरिंग द ईयर, उसको एज ए इनकम रिकॉग्नाइज करेंगे। जो अगले साल का उसको एडवांस में डालेंगे। फिर एजेंट्स की बात की थी, एजेंट्स की बात की थी, यस सर यस, एजेंट्स की बात की थी। और एजेंट्स की बात में हमने बोला था क्या, जो भी एजेंट्स भागता भागता आएगा बैलेंस शीट डेट के बाद अपना प्रीमियम का कलेक्शन लेके, उसमें चेक करेंगे कि क्या ये जो प्रीमियम का कलेक्शन है ये इस साल को रिलेट तो नहीं करता, इस साल की रिस्क को तो नहीं रिलेट करता। तो मैंने कहा A1 तो ये हो गया। A2 की बात बताओ। मैंने कहा A2 ने बोला सर एजेंट प्रीमियम इकट्ठा कर चुका है, एजेंट प्रीमियम इकट्ठा कर चुका है, तो उसको बोल दो कि हमको जल्दी से दे दे, उसमें कोई देरी ना करे। जो भी हमारे बिहाफ पे प्रीमियम कलेक्ट करेगा एजेंट, जो भी मनी कलेक्ट करेगा एजेंट, इट शुड बी रिसीव्ड बाय द कंपनी एज क्विकली एज पॉसिबल। सर A2 भी हो गया। A3 बता दो। मैंने कहा A3 ने बोला सिंपल सी बात, अगर हमको किसी एजेंट ने प्रीमियम लाके दिया है और वो पॉलिसी कैंसिल हो जाती है, सर कैंसिल हो जाती है यानी फ्री लुक कैंसिलेशन के अंदर हमने उसको कैंसिल कर दिया, तो वहां पे भी हमको उसको रिफंड करना पड़ेगा, तो हम अपनी एजेंसी कमीशन भी रिकवर कर लेंगे। क्या ये 3 पॉइंट हमने एजेंट वाली बात की थी? सर हाँ, ये 3 पॉइंट हमने एजेंट वाली बात की थी। और हमको बताओ सर A के बाद क्या आया था? B। सर B से क्या आया था? मैंने कहा BG यानी बैंक गारंटी। चेक कर लो whether the bank guarantees against which the policies have been issued, क्या वो बैंक गारंटी वैलिड है? एंड ट्रैकिंग मैकेनिज्म हमको चेक करना पड़ेगा। C का मतलब था सर, C का मतलब था कैंसिलेशन ऑफ पॉलिसी। कैंसिलेशन ऑफ पॉलिसी यानी जहां पे भी पॉलिसी कैंसिल हुई थी, जहां पे भी कैंसिल हुई थी पॉलिसी या कवर नोट्स इशू जो हुए थे वो कैंसिल हो गए। नो रिस्क हैज बीन अज्यूम्ड बिटवीन द डेट ऑफ इशू एंड सब्सिक्वेंट कलेक्शन देयर ऑफ, या हमारी प्रीमियम की सारी बातें कवर हो जाती है। इंटरनल कंट्रोल, प्रीमियम की इनकम रिकॉग्निशन, देन ABC में मतलब A1 A2 A3 BC। सर A1 A2 A3 यानी 3 पॉइंट एजेंट के थे, B पॉइंट बैंक गारंटी का एंड C पॉइंट था कैंसिलेशन ऑफ पॉलिसी। यहां हमारा पूरा वेरिफिकेशन ऑफ प्रीमियम ओवर हो जाता है। क्या बताओ, ये आपको बढ़िया आया? मजा आ गया? मजा आ गया रिवाइज करके? जल्दी से बताओ सारे बच्चे मुझे, क्या ये पॉइंट्स रिवाइज करके मजा आ गया? मुझे तो सच में मजा आ गया। मेरे को जैसे ही वो पॉइंट्स रिकलेक्ट हो गए, टॉपिक देखते ही जैसे पॉइंट्स रिकलेक्ट हो गए, वैसे ही मजा आ गया। इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। जल्दी से बताओ सारे बच्चे मुझे, आर दीज पॉइंट्स क्लियर? फटाफट देखो और कंफर्म करो, ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। मजा आ गया सर, ग्रेट। चलो जी बड़े वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम्स पे। वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम्स यानी 4 टॉपिक, क्लेम्स का प्रोविजन, क्लेम्स की पेमेंट, क्लेम्स का रजिस्टर और क्लेम्स का एक और पॉइंट था। क्या 3 पॉइंट थे? 4 पॉइंट थे? 3 ही पॉइंट है। चलो अच्छा लक है हमारा, हमको 4 पॉइंट नहीं 3 पॉइंट करने। क्लेम्स के प्रोविजन में एक बात बताओ, किसका प्रोविजन बनता है? सर उन क्लेम्स का प्रोविजन बनेगा जो हमको इंटीमेट तो हो गए हैं,
बट हमने उनकी पेमेंट नहीं करी। ऑल द अनसेटल्ड क्लेम्स एट द ईयर एंड, यानी हमारे ईयर एंड पे जितने भी अनसेटल्ड क्लेम्स हैं, ईयर एंड पे जितने भी अनसेटल्ड क्लेम्स हैं उनका हम प्रोविजन बना के चलेंगे, प्लस उन्हीं क्लेम्स का प्रोविजन बनाएंगे जिसपे हमारी लायबिलिटी है। मैंने कहा हमारी लायबिलिटी है मतलब पहली बात तो हमारी पॉलिसी उस टाइम पे करंट थी, वो एक्सपायर नहीं हुई थी, रिस्क वाज कवर्ड बाय द पॉलिसी एंड क्लेम अरोज ड्यूरिंग द पीरियड, वो उस पीरियड में नहीं आया जिसके लिए हमको रिस्क कवर करने की जरूरत ही नहीं। फिर हमने बात करी थी सर को इंश्योरेंस की, फिर हमने बात करी थी अंडर इंश्योरेंस की, जहां अंडर इंश्योरेंस है वहां एवरेज क्लॉज आएगा, जहां कोई इंश्योरेंस है सिर्फ हम अपने शेयर का क्लेम बनाएंगे। और एक बात बताओ, जितना इंश्योर्ड अमाउंट है क्या उससे ज्यादा का क्लेम बनाएंगे? द आंसर इज नो। एंड नेट ऑफ सेल्वेज वैल्यू हम इसको बना के चलेंगे। यही हमको 4-5 बातें बस इसमें कवर करके चलनी थी। प्लस नो कंटिंजेंट लायबिलिटी, कंटिंजेंट लायबिलिटी का कोई केस नहीं है, प्रोविजन ही बनेगा अगर क्लेम आपको इंटीमेट हो चुका है, एंड जो भी इंटीमेशन ऑफ लॉस है वो रीजनेबल टाइम में होना चाहिए। अब रजिस्टर की बात कर लेते हैं। तो रजिस्टर इज बेसिकली अ प्रोसेस, रजिस्टर इज बेसिकली अ प्रोसेस कि ये एक प्रोसेस होता है क्लेम का, कि क्लेम इंटीमेट होता है, फिर हम क्लेम को पे करते हैं या डिसबर्स करते हैं बैंक बुक से। फिर हमने बात करी थी क्लेम डॉकेट, जिसमें पूरा का पूरा कहानी थी कि सामने वाले ने क्लेम इंटीमेट किया, फोटोग्राफ खींची, वहां पे क्या क्या हुआ था। उसके बाद क्लेम फॉर्म आएगा, इसमें सर्वे रिपोर्ट आएगी, डैमेज रिपोर्ट आएगी, क्लेम डिस्चार्ज होगा, सर्वे रिपोर्ट होगा, सारी की सारी वो बातें यहाँ पे आ जाती है। रिपोर्ट ऑफ क्वालिटी इंश्योरेंस टीम की हमने क्लेम प्रोसेसिंग ठीक से करी कि नहीं, एंड सेल्वेज रजिस्टर, यहाँ आपके सारे रजिस्टर कंप्लीट हो जाते हैं। क्लेम्स पेड के केस में क्या करना है, को इंश्योरेंस वाले 2 पॉइंट, यानी जहां पे भी हम क्लेम पे करेंगे इट विल बी बुक्ड एज एन एक्सपेंस ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनी शेयर, एंड बाकी का जो शेयर होगा वो हम बैलेंस डेबिट कर देंगे टू अदर कंपनीज। सर एक बात और बताओ, दूसरा को इंश्योरेंस केस क्या था, जब हमको क्लेम पे करना है किसी और के कहने पे तो हमको ये इंश्योर करके चलना है, हमको ये इंश्योर करके चलना है कि कंपनी को अपना शेयर ऑफ प्रीमियम मिल चुका हो, कंपनी को अपना शेयर ऑफ प्रीमियम मिल चुका हो। और बताओ सर, तो जो भी क्लेम पेमेंट होगी इट विल बी नेट ऑफ सेल्वेज वैल्यू, हम नेट ऑफ सेल्वेज वैल्यू देखेंगे तो सेल्वेज रिकवर्ड शुड बी अकाउंटेड फॉर एंड लेटर ऑफ सब्रोगेशन विल बी ऑब्टेन्ड। लेटर ऑफ सब्रोगेशन के साथ एक और नोट था, मैंने कहा अनक्वालिफाइड डिस्चार्ज नोट, अनक्वालिफाइड डिस्चार्ज नोट लेके चलेंगे, नॉट इन्वॉल्विंग द कंपनी फॉर फर्दर लायबिलिटी, एंड कोई क्लेम पे नहीं करना अनटिल एंड अनलेस हमको प्रीमियम रिसीव हो जाए एज पर सेक्शन 64VB। यहां पे एक एमसीक्यू वाला पॉइंट था। सर एमसीक्यू वाला पॉइंट क्या था, वेदर द पेमेंट हैज बीन मेड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट द फाइनल डॉक्यूमेंट्स वर रिसीव्ड, यानी जो हमको फाइनल डॉक्यूमेंट चाहिए थे जैसे ही वो मिल गए वैसे ही हमारा क्लेम प्रोसेस हो जाना चाहिए, यानी पेमेंट शुड बी मेड विद इन 30 days, राइट। सो सर दिस वाज ऑल अबाउट द क्लेम्स पार्ट। क्लेम्स पार्ट का रिवीजन यहां हमारा कवर हो जाता है। बताइए क्या क्लेम्स पार्ट आपको क्लियर है? जल्दी से सारे बच्चे बताओ मुझे, इज द क्लेम्स पार्ट क्लियर? राइट सर। अब बढ़ते हैं कमीशन और ब्रोकरेज की बात करते हैं। कमीशन और ब्रोकरेज जनरल इंश्योरेंस कंपनी के केस में, कमीशन और ब्रोकरेज जनरल इंश्योरेंस कंपनी के केस में हमको ये बात याद रखनी है, हमको उससे ज्यादा नहीं देना जितना आईआरडीए ने कहा है, नॉट इन एक्सेस ऑफ द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय आईआरडीए। जितना आईआरडीए ने कहा उससे ज्यादा नहीं होगा, तो मैंने कहा कितना होगा, उस रेट पे होगा दैट वी हैव एग्रीड विद द एजेंट एंड कम्युनिकेटेड टू आईआरडीए, तो ये होगा। प्लस उसी एजेंट को होगा विच हैज सॉलिसिटेड द बिजनेस फॉर अस, यानी जो जिसने हमको बिजनेस लाके दिया है, जिसने हमको बिजनेस लाके दिया उसी को देंगे, और उसकी प्रॉपर चेक करेंगे कि वो ब्लैक लिस्टेड ना हो, वो ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए आईआरडीए के हिसाब से। तो 4 पॉइंट क्या होगा, मैंने कहा पहली बात तो जो कमीशन होगी नॉट इन एक्सेस ऑफ द लिमिट्स ऑफ आईआरडीए, तो मैंने कहा कितना होगा, आप सबने बोला सर उतना होगा जितना हमने एजेंट के साथ एग्री किया है एंड आईआरडीए को कम्युनिकेट किया है, सिर्फ उसी को देना जो आपको बिजनेस सॉलिसिट करके दे, प्लस दैट पर्सन शुड नॉट बी ब्लैक लिस्टेड। मैंने कहा और बताओ सर इस केस में क्या याद रखना था, मैंने कहा वाउचिंग, वाउचिंग में हमको वाउच करनी है डिसबर्समेंट एंट्रीज विद रिस्पेक्ट टू द कमीशन क्लेम्स एंड स्टेटमेंट जो हमको एजेंट देता है, एंड एक और चीज चेक करेंगे, वाउचर शुड बी ऑथराइज्ड एंड उन पे प्रॉपर टीडीएस डिडक्टेड होना चाहिए, एंड आखिरी में हम करेक्टनेस चेक करके चलेंगे, जो भी कमीशन की करेक्टनेस है वो सही होनी चाहिए, राइट। दिस इज ऑल अबाउट कमीशन और ब्रोकरेज वाला पार्ट। फिर हमने डिस्कस किया था आउटस्टैंडिंग प्रीमियम एंड एजेंट बैलेंसेस। आउटस्टैंडिंग प्रीमियम एंड एजेंट बैलेंसेस में पहले बात की थी डेबिट की, फिर बात की थी क्रेडिट की। तो सबसे पहले बात की थी पहले बात की थी क्रेडिट की, फिर बात की थी डेबिट की। पहले तो इंक्वायर करो रीजंस फॉर लॉन्ग आउटस्टैंडिंग क्रेडिट बैलेंसेस इन केस ऑफ प्रीमियम, जो भी हमारे प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट बैलेंसेस है उनके रीजंस पूछो एंड एग्जामिन करो रीजंस को कि क्यों आउटस्टैंडिंग क्रेडिट बैलेंस आ रहा है प्रीमियम के केस में। फिर हमने कहा कंट्रोल अकाउंट के डेबिट बैलेंसेस देखो, कंट्रोल अकाउंट के डेबिट बैलेंसेस यानी एग्जांपल के तौर पे ले लो,
एजेंट के केस में डेबिट बैलेंस आ रहा है, यानी एजेंट से रिकवरी पेंडिंग है, तो एजेंट से पैसा अब तक क्यों नहीं आ रहा, तो क्रेडिट डेबिट, फिर हम वेरीफाई करेंगे ओल्ड बैलेंसेस, ओल्ड मतलब इनऑपरेटिव बैलेंसेस, ओल्ड मतलब इनऑपरेटिव बैलेंसेस, हम एग्जामिन करेंगे इनऑपरेटिव बैलेंसेस एंड द ट्रीटमेंट गिवन रिस्पेक्ट ऑफ ओल्ड बैलेंसेस। मैंने कहा एग्जामिन कर लिया इनऑपरेटिव बैलेंसेस को, अब रीजन समझो ये ओल्ड बैलेंसेस को रिटेन क्यों कर रहे हैं, रीजंस फॉर रिटेनिंग द ओल्ड बैलेंसेस, फिर इनको वेरीफाई करके चलो वेरीफाई करो ओल्ड डेबिट बैलेंसेस को विच में रिक्वायर प्रोविजन और एडजस्टमेंट, यानी डेबिट बैलेंस में हमको अगर रिकवरी पे शक है, हमको अगर इनकी रिकवरी पे शक है तो इन शक को कवर करने के लिए हमको प्रोविजन और एडजस्टमेंट करके चलना पड़ेगा। एंड लास्ट के 2 पॉइंट्स क्या थे सर, सेक्टर वाइज एज वाइज एनालिसिस, प्रीमियम के केस में हमको देखना है बैंक गारंटी है कि नहीं, या फिर हमारा प्रीमियम कलेक्ट हो ही नहीं चुका, तो मैंने कहा ये प्रीमियम वाले 3 पॉइंट्स हमको याद रखने थे। सब प्रीमियम वाले केस में क्या करना था, एज वाइज सेक्टर वाइज एनालिसिस, फिर हमको चेक करना था कि प्रीमियम के केस में कहीं ऐसा तो नहीं प्रीमियम कलेक्ट ही हो चुका, और अगर प्रीमियम कलेक्ट नहीं हुआ है तो हमारे पास इसके लिए बैंक गारंटी या डिपॉजिट्स होने चाहिए। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, आउटस्टैंडिंग प्रीमियम एंड एजेंट बैलेंसेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, May 22 की आरटीपी में भी आई थिंक ये आया हुआ है, किसी बच्चे ने मुझे बताया था May 22 की आरटीपी में भी आया हुआ है, तो यहां पे हमको ये चीजों को देख के चलना है। सबसे पहले बताओ क्रेडिट बैलेंस, फिर डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस यानी कंट्रोल अकाउंट डेबिट बैलेंस, फिर आपने क्या करना है, एग्जामिन करना है किनको, इन ऑपरेटिव बैलेंसेस को, एंड अंडरस्टैंड करना है रीजंस फॉर रिटेनिंग ओल्ड बैलेंसेस, फिर आप वेरीफाई करोगे ओल्ड बैलेंसेस को, ओल्ड डेबिट बैलेंसेस को, और चेक करोगे क्या इनमें प्रोविजन और एडजस्टमेंट की जरूरत है। लास्ट के 3 पॉइंट प्रीमियम वाले, मैंने कहा प्रीमियम वाले 3 पॉइंट क्या है, चेक द सेक्टर वाइज एज वाइज एनालिसिस, क्या प्रीमियम ऑलरेडी आ चुका है, नहीं आया तो क्या हमारे पास बैंक गारंटी या डिपॉजिट है, सच्ची सच्ची बताओ क्या ये पॉइंट क्लियर है, राइट? इज दिस टॉपिक रिवाइज्ड, जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से बताओ, बस आखिरी के 1-2 टॉपिक रह गए हैं और चैप्टर जाने वाला है, जल्दी बताइए, इज दिस पॉइंट क्लियर? क्या आप सब मेरे साथ हो या मैं आगे ही जाता जा रहा हूं, बताइए। सच्ची सच्ची क्लियर सर, यस, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, बढ़े आगे सर, बढ़ो। अब यूआरआर की बात करते हैं सर, यूआरआर मतलब अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व। हमने पॉलिसी तो इशू कर दी, हमने पॉलिसी तो इशू कर दी, और हम एक दिन पे अपने अकाउंट्स भी क्लोज कर देते हैं, यानी 31 मार्च को हम अपने अकाउंट्स क्लोज कर देते हैं, बट 31 मार्च को रिस्क खत्म नहीं होती, 31 मार्च को रिस्क खत्म नहीं होती, तो मैंने कहा क्या करें सर, प्रोविजन बना लो। अरे नालायक को प्रोविजन कैसे बना ले, प्रोविजन कैसे बना ले मेरे दोस्तों, प्रोविजन कैसे बना ले, प्रोविजन बनाना होता तो वो तो तब होता है ना जब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो, अभी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है, मुझे लगता है कि लायबिलिटी आ सकती है, तो सर क्या करे, सर जुगाड़ कर लो, अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व बना लो, अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व बना लो। मैंने कहा 2 मेथड बताओ क्या है, 2 मेथड है, 1/365 मेथड और दूसरा मेथड है 50% ऑफ द प्रीमियम अमाउंट। तो आप कैसे लिखोगे इसके बारे में, हम बोलेंगे ऑल पॉलिसीज आर रिन्यूड एनुअली बट सर्टेन पॉलिसीज आर नॉट रिन्यूड, जिनको हम शॉर्ट पीरियड पॉलिसीज बोलते हैं। उन शॉर्ट पीरियड पॉलिसीज के केस में आपने बोलना है कि हमारे अकाउंट्स एक पर्टिकुलर डेट पे क्लोज हो जाते हैं, बट नॉट ऑल द रिस्क एक्सपायर ऑन दैट डेट, उस डेट पे सारी रिस्क एक्सपायर नहीं होती, कुछ रिस्क कंटिन्यू करती चली जाती है। उन केसेस में देयर इज एन अनएक्सपायर्ड लायबिलिटी, उन केसेस में क्लोजिंग डेट पे अनएक्सपायर्ड लायबिलिटी है which can occur during the remaining term of the policy beyond the year end, इसलिए हमको ये रिजर्व बनाना पड़ रहा है। मैंने कहा 2 मेथड क्या है, एक तो आप कैलकुलेट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ डेज, जिसको हम बोलते हैं 1/365 मेथड, या फिर आप दूसरा मेथड यूज कर सकते हो ऑफ टेकिंग द यूआरआर डायरेक्टली ऑन द 50% ऑफ द प्रीमियम अमाउंट। तो जो मैंने आपको फ्लोचार्ट से समझाई थी बातें, उन्हीं को बस दिमाग में रखो और ये बातें आपने लिखनी है और कुछ भी नहीं करना। इनकम टैक्स के प्रोविजन के हिसाब से आपको पता है 50% रिडक्शन और 100% किसके केस में, मरीन के केस में, बाकी सबके केस में 50% रिडक्शन होती है, चाहे वो फायर हो या मिसलेनियस हो। तो उस केस में पुष्पा वाले केस में भी, पुष्पा कहता है ना फायर है मैं, तो पुष्पा बोलेगा मेरे को 50% रिडक्शन दो, और जो मरीन वाला बंदा है वो 100% से खुश हो जाएगा। जल्दी बताओ क्या ये पॉइंट्स क्लियर है? हाँ सर ये पॉइंट्स क्लियर है। री इंश्योरेंस को भी रिवीजन में डालना है या तुम खुद रिवाइज कर लोगे? जल्दी से बताओ, री इंश्योरेंस और इसके बाद जो 1.5 पेज रह गए, क्या ये आप खुद रिवाइज करना चाहोगे? जल्दी से बताओ मुझे, डू यू वांट टू रिवाइज दिस ऑन योर ओन? क्या आप ये खुद रिवाइज करेंगे? जल्दी से बताएं सारे बच्चे। री इंश्योरेंस वाला पार्ट क्या आप खुद रिवाइज करना चाहोगे या वो भी इसी रिवीजन में हम कवर करके चले? जल्दी से बताओ। नो सर आप ही करवा दो, हम खुद कुछ नहीं करना चाहते, हम खुद कुछ करना ही नहीं चाहते सर, आप ही करवाओ सारी चीजें। तो री इंश्योरेंस के केस में हमको पता है 3 पार्टीज होती है सर, क्या?
एक तो जो बंदा इंश्योरेंस लेने आता है, एक होता है इंश्योरर जिसको हम बोलते हैं सीडिंग पार्टी, एंड एक होता है री इंश्योरर। एक होता है री इंश्योरर जो सीडिंग पार्टी को इंश्योर करके देता है। तो तीन पार्टीज क्या हो गई, एक तो पॉलिसी होल्डर जो किसके पास गया, सीडिंग पार्टी के पास, सीडिंग पार्टी किसके पास गई, री इंश्योरर के पास। तो ये केस होता है। इसमें हमने दो केसेस समझे थे सर, क्या, ऑटोमेटिक कवर और एक और चीज समझी थी क्या, ऑटोमेटिक कवर और ट्रीटी। तो मैंने कहा दो तरह की री इंश्योरेंस होती है। सबसे पहले तो फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस, यहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिलेट करेगा वन पर्टिकुलर रिस्क के पास, जहां पे दोनों पार्टीज के पास एक मौका है कि वो एक्सेप्ट करे या ना करे। उनके पास फ्री चॉइस है, यानी सीडिंग कंपनी के पास फ्री चॉइस है कि वो ऑफर करना चाहती है कि नहीं, री इंश्योरर के पास फ्री चॉइस है कि वो एक्सेप्ट करना चाहता है कि नहीं। तो इस केस को हम कब लेते हैं, मैंने कहा सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑटोमेटिक कवर की। ऑटोमेटिक कवर है ही नहीं, या फिर जो ऑटोमेटिक कवर था वो एग्जॉस्ट हो चुका, जैसे हमने बात करी थी जियो के रिचार्ज की, ठीक है, या तो रिचार्ज एग्जॉस्ट हो गया या आपके पास रिचार्ज का भी था ही नहीं। दूसरा केस क्या था सर, दूसरा केस था ट्रीटी वाला। ये रिस्क वो जो हमने लिस्टिंग बनाई थी ट्रीटीज के केस में, ये रिस्क उस ट्रीटी से एक्सक्लूडेड है, रिस्क इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ट्रीटी। सर दूसरा पॉइंट बताओ, मैंने कहा ट्रीटी को मैं ओवरबर्डन नहीं करना चाहता विद सच काइंड ऑफ रिस्क। एंड लास्ट पॉइंट क्या था, जब मैं हर रिस्क के लिए री इंश्योरेंस के लिए जाऊंगा तो मैं बदले में टेक्निकल एडवाइस भी लेके आ सकता हूं। सो वेयर एवर टेक्निकल एडवाइस इज रिक्वायर्ड एट ईच स्टेज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क, वहां पे हमको फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस ले लेनी चाहिए। इस फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस रिवाइज्ड, देन बताओ क्या ये क्लियर है, फटाफट बताओ मुझे, इज दिस क्लियर? बताइए। जो बच्चा घर पे जाके रिवाइज करता है ना, जो हम जिस दिन क्लास में करते हैं, उसको एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर होगी, कोई दिक्कत की बात आनी ही नहीं है। रिवाइज सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात करते हैं ट्रीटी की। ट्रीटी दो तरह की, प्रोपोर्शनल, नॉन प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है, जितना प्रोपोर्शन ऑफ रिस्क मैं सामने वाले को बांटूंगा उतना प्रोपोर्शन ऑफ प्रीमियम मुझे देना पड़ेगा, यानी प्रो राटा अपॉर्शनमेंट ऑफ द सम इंश्योर्ड ऑफ द प्रीमियम एंड द लॉसेस ऑन अ प्री डिटरमाइंड परसेंटेज और रेशियो, एक परसेंटेज और रेशियो के हिसाब से करेंगे। बट नॉन प्रोपोर्शनेट का क्या मतलब है, कोई प्री डिटरमाइंड परसेंटेज और रेशियो नहीं होगा। हम जो रिस्क बांटेंगे इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द होल पोर्टफोलियो ऑफ द सीडिंग कंपनी। हम लॉसेस के हिसाब से काम करते हैं, हम सम इंश्योर्ड के हिसाब से काम नहीं करते। सो सच ट्रीटीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लायबिलिटी बिटवीन द सीडिंग कंपनी एंड री इंश्योरर ऑन द बेसिस ऑफ लॉसेस rather than the sum insured। हमको इनमें क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है, प्रीमियम हर सेशन पे कैलकुलेट नहीं होगा, हर मोमेंट पे जहां पे हम री इंश्योरेंस ले रहे हैं वहां पे प्रीमियम कैलकुलेट नहीं होगा, बल्कि इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द होल पोर्टफोलियो ऑफ द सीडिंग कंपनी। सर प्रीमियम रेट कितना होगा, मैंने कहा प्री डिटरमाइंड होगा, प्रीमियम रेट विल बी प्री डिटरमाइंड, इसको आपको प्री डिटरमाइंड रखना पड़ेगा। सर क्या प्रीमियम रेट प्री डिटरमाइंड है, तो उसके बाद कॉस्ट ऑफ री इंश्योरेंस हर साल चेंज होती रहेगी। मैंने कहा यस, कॉस्ट ऑफ री इंश्योरेंस विल वेरी सब्सटेंशियली ईच ईयर। मैंने कहा किस पे डिपेंड करेगा, इसमें हमने 3-4 मजेदार बातें डिस्कस की थी। क्या क्या, प्रीमियम, इनकम, लॉस रेशियो एंड री इंश्योरेंस मार्क्ड सिचुएशंस। री इंश्योरेंस मार्क्ड सिचुएशन, तो होल पोर्टफोलियो ऑफ कंपनी पे डिटरमाइन होगा प्रीमियम। मैंने कहा कितना रेट लगेगा पोर्टफोलियो पे, आपने कहा इट विल बी प्री डिटरमाइंड, हमको नहीं पता, प्री डिटरमाइंड रेट है। प्लस कॉस्ट ऑफ री इंश्योरेंस विल वेरी ईच ईयर डिपेंडिंग ऑन द प्रीमियम, इनकम, लॉस रेशियो एंड री इंश्योरेंस मार्क सिचुएशन। नॉर्मली इस केस में कोई भी कमीशन पे नहीं होती, नॉर्मली इस केस में कोई भी कमीशन पे नहीं होती। तो 4 पॉइंट जल्दी से मेरे को एक बार फिर से रिवाइज करा दो सर। मैंने कहा 4 पॉइंट जहां पे हमको याद करने में थोड़ा सा अजीब लगता है, पर हम इनको रिवाइज करके चलेंगे क्योंकि ये पेपर में आ गया तो फ्री के नंबर है। तो 4 पॉइंट्स क्या क्या है सर, 4 पॉइंट्स ये हैं कि जो भी प्रीमियम रेट लगेगा इट विल बी एप्लीकेबल ऑन द होल पोर्टफोलियो ऑफ द कंपनी। कितना रेट लगेगा, जो प्री डिटरमाइंड है। कॉस्ट ऑफ री इंश्योरेंस विल वेरी ईच ईयर डिपेंडिंग ऑन द प्रीमियम, इनकम, लॉस रेशियो एंड री इंश्योरेंस मार्क्ड सिचुएशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई कमीशन का स्कोप नहीं है इस केस में। सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रोपोर्शनल एंड नॉन प्रोपोर्शनल ट्रीटीज। अब बात कर लेते हैं री इंश्योरेंस आउटवर्ड, री इंश्योरेंस इनवर्ड। तो ये तो बड़ा सिंपल था सर। आउटवर्ड के केस में इट विल बी एज पर द स्टिपुलेशन, एज पर द पैरामीटर्स, एज पर द एग्रीमेंट, सारी बातें सेम है। और जो भी फॉरेक्स वाली ट्रांजेक्शन होंगी, दे विल बी एज पर द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन। सो ऑल द आउटवर्ड रेमिटेंसेज टू द फॉरेन री इंश्योरर्स विल बी एज पर द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस एंड कमीशन विल आल्सो बी एज पर द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट। तो जो भी आउटवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो कैसे होंगे, एज पर द पैरामीटर्स एंड गाइडलाइंस एप्लीकेबल टू द रेलिवेंट ईयर। ठीक है सर। और बताओ एग्रीमेंट्स के हिसाब से होगा, स्टिपुलेशंस के हिसाब से होगा, स्टिपुलेशन भी एग्रीमेंट होता है, हमको ऑलरेडी पता है। और बताओ इसके वजह में क्या होगा, जो भी हमारी आउटवर्ड रेमिटेंसेज होगी उसमें हमको फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस यानी फेमा वेमा के साथ कंप्लाई करके चलना पड़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
कमीशन विल बी एज पर द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। तो गाइडलाइंस, एग्रीमेंट, स्टिपुलेशन, बस इन बातों का तुमको ध्यान रख के चलना है। री इंश्योरेंस इनवर्ट में भी यही बातें हैं, इट विल बी एज पर द गाइडलाइंस, पैरामीटर्स, स्टिपुलेशन, यही बातें यहां पे भी लिख रखी है। दिखाऊं, नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस, पैरामीटर्स, स्टिपुलेशन वर्ड यूज नहीं कर रखा, बट अकॉर्डेंस विद द अप्रूव्ड प्रोग्राम। फिर फॉरेक्स वाले 2 पॉइंट्स थे, मुझे जितना याद है ये वाला। पहली बात AS11 वी विल रिकॉग्नाइज द फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन एंड उसकी अकाउंटिंग होगी एज पर AS11, प्लस जो भी फॉरेन इनवर्ड अकाउंट बैलेंसेस होंगे उनको हम रीस्टेट करके चलेंगे। रीस्टेट करके चलेंगे यानी अगर डॉलर के बैलेंसेस है तो रुपी में कन्वर्ट करके चलेंगे। तो फॉरेक्स वाले 2 पॉइंट थे सर, फॉरेक्स वाले 2 पॉइंट क्या थे, जो भी फॉरेन इनवर्ड ट्रांजैक्शंस होगी उनको रिकॉग्नाइज करके चलना है एंड AS11 का कंप्लायंस करना है। दूसरी चीज थी फॉरेन इनवर्ड बैलेंसेस, जो भी फॉरेन इनवर्ड अकाउंट बैलेंसेस है उनको रीस्टेट करके चलेंगे रुपया में, उनको रुपया में रीस्टेट करके चलेंगे एंड जो भी डिफरेंस होगा PNL में ले जाएंगे। तो ये बात तो हमको ऑलरेडी पता थी। एंड कैसे होंगे ये ट्रांजेक्शन, एज पर द नॉर्म्स, गाइडलाइंस, एग्रीमेंट्स एंड अप्रूव्ड प्रोग्राम, इस हिसाब से हम काम करके चलेंगे। राइट सर, ये सारे पॉइंट्स क्लियर है। ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात बताओ, लॉस क्यों होगा? लॉस इसलिए होगा क्योंकि हमको ट्रेड रिसीवेबल्स नहीं मिले, हमको लॉस हो गया ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी सोल्ड टू द ट्रेड रिसीवेबल। अब इसमें क्या होता है सर, इसमें क्या होता है, हम कौन है, पॉलिसी होल्डर कौन है, वो एक सप्लायर। पॉलिसी होल्डर इज अ सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यहां पे जो लॉस है ये इनडायरेक्ट तरीके से नहीं होगा, इनडायरेक्ट तरीके से नहीं होगा यानी फैक्टरिंग या रिवर्स फैक्टरिंग वाला लॉस नहीं है। प्रॉपर हमने सेल की थी और सामने वाले ने हमको पैसा नहीं दिया, हमने प्रीमियम पूरा पे करा होना चाहिए फॉर द होल पॉलिसी पीरियड। एंड इस केस में क्या होगा सर, हमारा एक कस्टमर था जिसको हम, जो लायबल था टू पे द ट्रेड रिसीवेबल, बट उसने पे नहीं किया या कोई और रिक्वायरमेंट जो होगी जो अथॉरिटी स्पेसिफाई कर दे उसको भी कंप्लाई करके चलना पड़ेगा। सो ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस इज अ वेरी सिंपल इंश्योरेंस जहां पे मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलता हूं कि आज अगर मैं आज किसी को सेल कर रहा हूं गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ क्रेडिट पीरियड और सामने वाला बंदा लॉस कर जाए तो फिर मैं उसके लिए ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस ले लेता हूं। उसकी सिंपल बातें यही रख रखी है इन्होंने कि पॉलिसी होल्डर का लॉस क्यों है, क्योंकि उसको ट्रेड रिसीवेबल नहीं मिला। पॉलिसी होल्डर क्या करता है, वो सप्लायर है गुड्स एंड सर्विसेज का। जो सामने वाला बंदा है उसने क्या किया सर, उसने डिफॉल्ट कर दिया ऑन पेमेंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। क्या ये फैक्टरिंग और रिवर्स फैक्टरिंग को इंक्लूड करता है? द आंसर इज नो, वो इस केस में इंक्लूडेड नहीं होते। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉलिसी होल्डर ने प्रीमियम पे कराना चाहिए फॉर थ्रू आउट द पीरियड। इसमें आपने बस एक बात और याद रखनी थी, अगर मैं कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर हूं, इंटरनल ऑडिटर हूं, जीएसटी ऑडिटर हूं, टैक्स ऑडिटर हूं, जो ऑडिटर बोलना है, कॉन्करेंट ऑडिटर हूं, तो क्या मैं उसका इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स एंड प्रोसेस ऑडिट कर सकता हूं? द आंसर इज नो, इसके लिए एक अलग ऑडिटर लाना पड़ेगा। तो ये IRDA ने एडवाइस कर रखा है that the CA firm which is not the statutory, internal, concurrent or any other type of auditor, then only he shall certify the investment risk management system and processes are in place। जल्दी से बताओ क्या ये पॉइंट्स क्लियर हैं? 40 मिनट्स लग गए पर कोई दिक्कत की बात नहीं। आई थिंक हमने 2 क्लासेस तो ऑलमोस्ट लगाई थी इंश्योरेंस ऑडिट पे, तो उस हिसाब से 40 मिनट्स रिवीजन इज गुड। राइट, क्लियर है? जल्दी से सारे बच्चे बताओ, इज दिस क्लियर? फटाफट टेल मी, डन है? डन। बस खत्म, इंश्योरेंस ऑडिट भी अब आपका रिवीजन यहीं पे खत्म हो जाता है। बस इसमें आपने इन्हीं टॉपिक्स पे अच्छी पकड़ बना के चलनी है। अब अपना क्वेश्चन बैंक अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अब मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन वीडियो में। इसी तरह खुशी तरीके से पढ़ते रहो। पूरा विश्वास है आप जल्दी CA बन के अपना और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करेंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अरे क्या हो गया?